हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टडी किया, हमने गॉस थ्योरम को स्टडी किया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले उन वीडियो से मैं लेता हूं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है थ्रू अ गॉसियन सरफेस, थ्रू एनी गॉसियन सरफेस, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, आप सिंपली इस इक्वेशन को यूज करके इवेलुएट कर सकते हो। तो ये आपके पास गॉस थ्योरम है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। यहाँ पर ई वेक्टर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, आपके पास यहाँ पर डी एस वेक्टर, ये आप सिंपली बोल सकते हो आपका डिफरेंशियल एरिया वेक्टर है, और आप इसको लिख सकते हो इट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगेन ये जो चार्ज आपके पास होता है ये गॉसियन सरफेस में एनक्लोज्ड चार्ज होता है, उसी की वजह से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हो। जो चार्ज आपकी गॉसियन सरफेस में नहीं होगा एग्जैक्टली उस चार्ज की वजह से वो चार्ज कंट्रीब्यूट नहीं करेगा आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ये पॉइंट आप दिमाग में रखोगे। पॉइंट नंबर 2, आपके पास जो सॉलिड एंगल होता है इट इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। यहां पर थीटा आपका प्लेन एंगल है, ये आपके पास सॉलिड एंगल है। आपके कोण में दोनों एंगल सबटेंड होते हैं, सॉलिड एंगल भी और प्लेन एंगल भी, उन दोनों एंगल्स के बीच का रिलेशन आपके पास है कि सिग्मा इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अगेन मैंने इसको एक्सप्लेन करा हुआ है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं आप उनको देख लो, ये सारे पॉइंट्स आपके वहां पे कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट आपके पास आ जाता है फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगेन ये इक्वेशन हमने डिराइव करा हुआ है, आप प्रीवियस वीडियोस चेक करो तो आपको पता चलेगी कि ये रिजल्ट आया कहां से। तो मैं रिपीट करता हूं, फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q इट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने कुछ इलस्ट्रेशंस ली हुई है और ये इलस्ट्रेशंस आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में मिलेंगे आपकी बुक्स में। अब पहला इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आप देखोगे, पहला इलस्ट्रेशन आपके पास यहाँ पर एक क्यूब दिया हुआ है और क्यूब के सेंटर पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक चार्ज क्यू है। अगर मैं बात यहाँ पे करूँ, मैं बोल सकता हूँ ना कि आपका ये जो चार्ज है ये इस क्यूब में एनक्लोज्ड है। दैट मीन्स आप इस क्यूब को ले सकते हो ना यहाँ पर एज अ गॉसियन सरफेस। तो किसी भी गॉसियन सरफेस के थ्रू एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स पास होता है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो यहाँ पर पूरे सारे मतलब पूरे के पूरे एनक्लोज सरफेस से जो फ्लक्स बाहर आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास यहां पर होने वाला है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q यहां पर आपके पास चार्ज एनक्लोज्ड है जो कि आपके क्यूब में बंधा हुआ है। तो एग्जैक्टली इसी चार्ज की वजह से जो भी फ्लक्स आपके इस पूरे एंटायर क्यूब से बाहर आएगा, जब आप उन सारे फ्लक्स को देखोगे, उसको सिंपली इवैल्यूएट करोगे, आपका आंसर होगा कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैं यहां पे बताऊं, आपके पास ये जो चार्ज है, चार्ज क्यू जो आपके पास है, आप देख सकते हो कि ये क्यूब के सेंटर पर लोकेटेड है। दैट मींस यहां पर सिमेट्री आ रही है। सिमेट्री कैसे आ रही है मैं समझाता हूं। यहां पर आप देखोगे कि ये जो आपके पास क्यूब का फ्लैट सरफेस है, ये जो आपके क्यूब का फ्लैट सरफेस है, कोई भी जो आपके क्यूब का फ्लैट सरफेस है, ये सारे के सारे इक्विडिस्टेंट होंगे फ्रॉम दिस चार्ज, क्योंकि आपने चार्ज को क्यूब के सेंटर पे रख दिया। तो बाय सिमेट्री आप बोल सकते हो कि हर एक फ्लैट सरफेस जो है वो एग्जैक्टली इस चार्ज से इक्विडिस्टेंट है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोल सकते हो कि ये जो चार्ज है वो हर एक फ्लैट सरफेस के साथ सेम सॉलिड एंगल बनाएगा। अगर यहां पर हर एक फ्लैट सरफेस के साथ सेम सॉलिड एंगल बन रहा है, मैं बोल सकता हूं ना कि जितना फ्लक्स इस फ्लैट सरफेस के थ्रू जा रहा होगा उतना ही फ्लक्स इस फ्लैट सरफेस के थ्रू जा रहा होगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस फ्लैट सरफेस के थ्रू जा रहा होगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स हर एक साइड के थ्रू जा रहा होगा। दैट मीन्स आपके क्यूब के कितने साइड्स होते हैं, अगर मैं यहां पे फ्लैट सरफेसेस की बात करूं, आपके क्यूब के सिंपली 6 फ्लैट सरफेसेस होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इट विल बी सिंपली इक्वल टू 6 टाइम्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस। दैट मीन्स अगर मैं यहां पे बात करूं कि एक फ्लैट सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स जा रहा है, तो आपको यहां पर सिंपली फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस निकालना है। आप इस 6 वाले फैक्टर को यहां पर डिनोमिनेटर में लाओ। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस इट विल बी सिंपली इक्वल टू phi e डिवाइडेड बाई 6। अच्छा, आपको पहले ही पता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो आप यहां पे phi e की जगह पे Q बाय एप्सिलॉन नॉट सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करने पे आपके पास जो फ्लक्स आपके एक फ्लैट सरफेस के थ्रू जाएगा इट विल बी सिंपली इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई
6 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्वेश्चंस आपकी बुक्स में होते हैं। तो आपके पास क्या क्यूब के रिलेटेड 3 प्रॉब्लम्स होती है। पहली प्रॉब्लम होती है कि आपको सेंटर में चार्ज दिया होगा, क्यूब के सेंटर में, फिर आपको बोला जाएगा कि पूरे क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स जा रहा है। तो आपका आंसर होना चाहिए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट एग्जैक्टली ये आंसर आया कहां से? मैंने गॉस थ्योरम को यूज किया। पॉइंट नंबर 2, आपको सेम सिनेरियो दिया होगा, फिर बोला जाता है कि एक फ्लैट सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स जाएगा। तो यहां पर पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ये विजुअलाइज करना कि हर एक फ्लैट सरफेस इस चार्ज के साथ सेम सॉलिड एंगल बनाने वाला है, इसीलिए हर एक फ्लैट सरफेस के थ्रू सेम फ्लक्स जाने वाला है। दैट मींस टोटल फ्लक्स जो आपके पास होगा इट विल बी सिंपली 6 टाइम्स फ्लक्स थ्रू अ फ्लैट सरफेस, 6 टाइम्स फ्लक्स थ्रू अ फ्लैट सरफेस। तो फ्लक्स थ्रू अ फ्लैट सरफेस आपके पास यहां पर Q डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट आने आता है यहां पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्यूब के रिलेटेड मैं यहां पे जा रहा हूं। क्यूब के रिलेटेड आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये होता है कि आपको एक क्यूब दिया होता है और यहां पर आपको बोला जाता है कि जो क्यूब है आपका, इसके कॉर्नर पे आपने चार्ज रखा हुआ है, तो इस क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स जाएगा। मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन को। आपके पास एक क्यूब देकर होता है, आप अभी जो चार्ज रख रहे हो वो आप सिंपली क्यूब के सेंटर पे नहीं रख रहे हो, आप वो क्यूब के अंदर नहीं रख रहे हो, आप सिंपली यहां पर चार्ज को क्यूब के एक कॉर्नर पे रख रहे हो। फिर क्वेश्चन में आपको बोला जाता है कि इस पूरे एंटायर क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स जा रहा होगा। तो अगेन ये जो प्रॉब्लम है आप एज एन असाइनमेंट ले लो, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सिंपली सोल्यूशन देखेंगे। बट फिलहाल के लिए ये 3 प्रॉब्लम्स आपके क्यूब में आ जाती है। फर्दर कुछ और प्रॉब्लम्स है बट अभी हम पॉइंट चार्ज कर रहे हैं, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। जब लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तब हम और फर्दर प्रॉब्लम्स क्यूब के रिलेटेड देखेंगे, बट पॉइंट चार्ज के रिलेटेड यही 3 प्रॉब्लम्स आपके क्यूब में आ जाती है। नेक्स्ट यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपके पास एक स्फीयर है, तो स्फीयर के सेंटर पे मैंने अगेन यहां पे चार्ज रखा हुआ है। आप अगेन देख सकते हो कि आपका चार्ज यहां पर एनक्लोज्ड है, तो आप सिंपली इस स्फीयर को एज अ गॉसियन सरफेस ले लो। तो आपको पहले ही पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से गॉसियन सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स जाता है दैट इज सिंपली इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जहां पर आपका Q होता है चार्ज एनक्लोज्ड। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर अगेन मैं अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं इट विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत आसान। बट अब अगर नेक्स्ट पार्ट पे मैं जाऊं, अब देख लो यहां पर आपके पास चार्ज यहां पे रखा हुआ है, यहां पर मैंने चार्ज सिंपली यहां पर Q रखा हुआ है। अब यहां इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो ऊपर वाला आपके पास हेमिस्फीयर है और जो नीचे वाला यहां पर आपका हेमिस्फीयर है, आपको पहले ही पता है कि यहां सिमेट्री है। ऊपर वाला हेमिस्फीयर आपके चार्ज के साथ जो सॉलिड एंगल सबटेंड करता है उतना ही आपका नीचे वाला हेमिस्फीयर इस पॉइंट चार्ज के साथ सॉलिड एंगल सबटेंड करता है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट देख लो यहां पर, अगर मैं सिंपली इस वाले पार्ट को यहां पे रिमूव कर दूं सिंपली, तो कहने का मतलब यह है कि टोटल फ्लक्स तो आपको पता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर मैंने आपको कहा था कि नीचे वाला हेमिस्फीयर और ऊपर वाला हेमिस्फीयर जो है वो एग्जैक्टली सेम सॉलिड एंगल यहां पर इस पॉइंट चार्ज के साथ सबटेंड करते हैं। दैट मींस जितना फ्लक्स ऊपर इसके थ्रू जा रहा होगा उतना ही फ्लक्स इस नीचे वाले हेमिस्फीयर के थ्रू भी जा रहा होगा। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, मैंने नीचे वाला हेमिस्फीयर रिमूव कर दिया, अब मैं सिंपली आपको ये बोल रहा हूं कि ऊपर वाले हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स जा रहा होगा। आप बताओगे ना आधा जाएगा, क्योंकि आधा तो नीचे जा रहा था, अब वो पोर्शन तो आपने रिमूव कर दिया, तो एग्जैक्टली इस ऊपर वाले सरफेस के थ्रू आधा फ्लक्स जा रहा होगा, कंप्लीट फ्लक्स नहीं जा रहा होगा। अब यहां पर मैं थोड़ा और कुछ बताने वाला हूं, आप देखते जाओ। यहां पर आप एज्यूम कर सकते हो कि ये आपका फ्लैट सरफेस है, ये आप एज्यूम कर सकते हो यहां पर कि ये आपका फ्लैट सरफेस है। जब भी आप एक चार्ज को, लेट अस एज्यूम दिस इज अ फ्लैट सरफेस, जब भी आप एक चार्ज को एक फ्लैट सरफेस पे रखते हो ना, तो आधा फ्लक्स इस फ्लैट सरफेस के नीचे से चला जाता है, आधा फ्लक्स इस फ्लैट सरफेस के ऊपर से चला जाता है। अब यहां पर जरा देख लो, फ्लैट सरफेस पे आपने चार्ज को रख दिया, आधा फ्लक्स जो है, तो टोटल फ्लक्स तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट है, इसका आधा फ्लक्स जो है वो तो नीचे से चला जाएगा, लीक आउट हो जाएगा, आधा ही फ्लक्स ऊपर वाले सरफेस के थ्रू चला जाएगा। तो यहां पर जो फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर है, फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर जो आपके पास होगा इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल फ्लक्स, क्योंकि टोटल फ्लक्स तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट है, इस टोटल फ्लक्स का आधा फ्लक्स कहां जा रहा है, वो नीचे से लीक हो जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग आधा फ्लक्स है ना वो एग्जैक्टली ऊपर वाले सरफेस के थ्रू चला जाएगा। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा हाफ ऑफ फाई ई, तो इसको मैं फर्दर इसको लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि हेमिस्फीयर जो आपके पास दिया जाएगा कि हेमिस्फीयर में आप क्या करते हो, आप बेस पर
जो बेस सर्कल आपके पास है, तो आप सिंपली वहां पर उसके सेंटर पे चार्ज को रखते हो, कहो जी कि ऊपर वाले सरफेस से कितना फ्लक्स पेनिट्रेट होगा, आपका आंसर होना चाहिए Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगेन ये क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा और हमने सिंपली इसको एज एन इलस्ट्रेशन यहां पे डिस्कस करा हुआ है। तो फर्दर इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, देख लो सिमेट्री यहां पर आपको देखने को मिल रही है कि जितना ऊपर से फ्लक्स जाएगा उतना ही नीचे से फ्लक्स जाएगा। ऐसा क्यों? और ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर जो ऊपर वाला हेमिस्फीयर सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा था इस पॉइंट पे, उतना ही नीचे वाला भी क्या करेगा, सबटेंड करेगा इसी पॉइंट पे सॉलिड एंगल। इसीलिए आप कहते हो कि जितना फ्लक्स ऊपर से लीक होगा उतना ही नीचे से होगा। नीचे वाला सरफेस तो मैंने हटा दिया, तो जो भी फ्लक्स लीक होगा ऊपर से आपका चला जाएगा। बाकी नीचे फ्लक्स जो नीचे से लीक होगा वो तो एग्जैक्टली यहां सरफेस है नहीं, तो ऊपर वाले सरफेस से जो फ्लक्स आपका लीक हो रहा है, इट इज सिंपली इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका सिंपली आपके स्फीयर और आपके हेमिस्फीयर पे प्रॉब्लम पूछा जाता है। नेक्स्ट मैं यहां पर सिलेंडर की बात कर रहा हूं, आराम से देखते जाओ। अगेन अगर आपके पास यहां पर सिलेंडर है, आप देख सकते हो कि यहां पर सिलेंडर के ज्योमेट्रिकल सेंटर पर मैंने एक चार्ज रख दिया, लेट इट बी Q चार्ज। अगेन टोटल फ्लक्स जो यहां पर पूरे सिलेंडर के थ्रू निकलेगा, मैं बोल सकता हूं कि जो टोटल फ्लक्स आपके पास यहां पे होगा, इट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट अगर मैं यहां पे, आप समझो यहां पर, अगर यहां पर मैं इस नीचे वाले सरफेस को रिमूव कर दूं, अगर मैं यहां पर इस नीचे वाले सरफेस को रिमूव कर दूं, अब आराम से देखते जाओ। अब आप अगेन क्या बोल सकते हो कि ये आपका फ्लैट सरफेस है। अगर ये आपका फ्लैट सरफेस है, आधा फ्लक्स कहां चला जाएगा, इस फ्लैट सरफेस के नीचे, तो वो तो नीचे से चला जाएगा। रिमेनिंग फ्लक्स कहां से जाएगा, वो एग्जैक्टली इस कर्व्ड सरफेस के थ्रू चला जाएगा। क्वेश्चन आपको यही बोलता है कि यहां पर जो आपका कर्व्ड सरफेस ऊपर है, इसके थ्रू कितना फ्लक्स जाएगा। तो आप सिंपली यहां पर क्या बोल सकते हो कि इट विल बी हाफ ऑफ, तो जो आपके पास रिमेनिंग सरफेस यहां पर है, मैंने RS लिख दिया, जो रिमेनिंग सरफेस अब आपके पास है कर्व्ड सरफेस, और ये फ्लैट सरफेस जो सिलेंडर का आपके पास है, जो आपके पास हाफ ऑफ द सिलेंडर ऊपर वाला है, वहां से आपको देखना है फ्लक्स कितना जाएगा। आप डायरेक्टली बोल सकते हो इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल फ्लक्स। मैं क्यों बोल रहा हूं हाफ ऑफ टोटल फ्लक्स, क्योंकि आधा फ्लक्स यहां पे नीचे बेस सरफेस से क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। ये आपका बेस सरफेस फ्लैट सरफेस है, आधा फ्लक्स नीचे लीक हो जाएगा, आधा फ्लक्स ऊपर चला जाएगा, वही फ्लक्स यहां से बाहर आ जाएगा, वही आपको इवैल्यूएट करना है। हाफ ऑफ फाई इट विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो होपफुली अभी तक किसी को कहीं पे डाउट नहीं होगा, बहुत आसान सी प्रॉब्लम्स है। यहां पे और एक प्रॉब्लम आप कोन के फॉर्म में ले सकते हो, मैं दिखाता हूं यहां पर। अगर आपके पास लेट अस एज्यूम एक कोन दिया होगा, लेट अस एज्यूम आपके पास यहां पर एक कोन है और इस कोन के बेस पर मैं यहां पर चार्ज Q ले रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं कि कितना फ्लक्स ऊपर से जा रहा होगा। अब आपको पहले ही पता है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो टोटल फ्लक्स होता है ना, तो आप बोल सकते हो कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो टोटल फ्लक्स होता है फाई, इट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आप क्या कर सकते हो, दो तरीके हैं। पहला तरीका सिंपली यही होगा कि फ्लैट सरफेस के थ्रू नीचे आधा फ्लक्स चला जाएगा, आधा ही फ्लक्स रिमेनिंग ऊपर से चला जाएगा, तो अगेन आपको हाफ ऑफ फाई लेना होगा। या आप क्या कर सकते हो, आप यहां पे सिमेट्री क्रिएट कर सकते हो। आप यहां पर और एक कोन ले लो, ये देख लो मैं और एक कोन ले रहा हूं। जब मैंने यहां पर और एक कोन ले लिया, अब आप देख सकते हो कि आपका चार्ज जो है ना, ये पूरा एनक्लोज हो गया। जब आपका टोटल चार्ज यहां पर एनक्लोज हो गया, तो मैं बोल सकता हूं ना कि एग्जैक्टली यहां पर पूरे इस सरफेस के थ्रू, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इस पूरे सरफेस के थ्रू, दैट मींस नीचे वाले सरफेस के थ्रू, ऊपर वाले सरफेस के थ्रू, जो टोटल फ्लक्स यहां पे होगा, दैट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिमेट्री है ना यहां पे। अब आप देख सकते हो कि अगर यहां पे टोटल फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट इस पूरे सरफेस के थ्रू निकल रहा है, तो ऊपर वाले हाफ के थ्रू आधा फ्लक्स जा रहा होगा, नीचे वाले हाफ के थ्रू आधा फ्लक्स जा रहा होगा। मुझे तो ऊपर वाले हाफ के रिलेटेड प्रॉब्लम दिया गया है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि जो फ्लक्स आपके पास होगा, रिमेनिंग सरफेस जो कि ऊपर वाला सरफेस है, इट इज सिंपली इक्वल टू हाफ ऑफ फाई ई, और आप डायरेक्टली इसको बोल सकते हो इट इज हाफ ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगेन ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स हमेशा आप दिमाग में रखोगे, जब आप एक चार्ज पार्टिकल को एक फ्लैट सरफेस पे रखते हो ना, आधा फ्लक्स तो नीचे से चला जाता है। अब अगर नीचे से कोई सरफेस है ही नहीं गॉसियन सरफेस, तो वो फ्लक्स आप कभी भी लेते नहीं हो, रिमेनिंग फ्लक्स ऊपर से चला जाएगा। अब यहां पर आपके पास ये तो पूरा एनक्लोज्ड पार्ट है, तो ऊपर से कितना फ्लक्स चला जाएगा, हाफ ऑफ फाई, इट इज हाफ ऑफ Q बाय
एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको ये सारा समझ में आ गया होगा तो हम लास्ट प्रॉब्लम पे जाएंगे, वीडियो की लास्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट कुछ इलस्ट्रेशंस नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूं मैं, तो कुछ और इलस्ट्रेशंस उसमें होंगी, इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशंस। बट आज के लिए जो लास्ट इलस्ट्रेशन है वो इस पिरामिड के रिलेटेड मैं लेने वाला हूं। इस पिरामिड में अगर आप देखोगे इसमें सिर्फ 3 सरफेसेस है और एक बेस सरफेस है, 3 साइड सरफेसेस है, एक बेस सरफेस है। मैं दिखाता हूं। आपके पास ये सरफेस 1 है, ये आपके पास सरफेस 1 है जो कि आगे वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस। दूसरा आपके पास ये वाला सरफेस है, ये आपका दूसरा सरफेस आ जाएगा। तो 2 सरफेसेस हो गई। अच्छा, एक सरफेस तो बैक साइड पे होगा ना, जो कि आपको दिख नहीं रहा है। तो एग्जैक्टली मैं बोल सकता हूं कि आपके पास यहां पर पिरामिड के 3 यहां पर साइड्स है, सॉरी फेसेस है। ये पहला फेस आपके पास है, ये दूसरा फेस है और तीसरा फेस बिहाइंड है, जो कि अगेन आपको यहां पर नहीं दिखेगा। तो आपके पास फिलहाल के लिए ऊपर पिरामिड में कितने फेसेस है? 3 फेसेस, तीनों के तीनों इक्विलेटरल फेसेस है, तीनों के तीनों आपके पास इक्विलेटरल फेसेस है। दैट मींस हर एक फेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हर एक फेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और तीसरा फेस आपका कहां है? वो बिहाइंड है, जो कि आपको नहीं दिख रहा है। अच्छा, लास्ट अगर आप देखोगे यहां पर एक बेस भी देकर है, आप देख सकते हो ये बेस है और बेस पर आपका चार्ज क्यू है। अगर आपके बेस पर आपने चार्ज रख दिया, आपको पहले ही पता है ना कि बेस के नीचे से ही पहले आधा फ्लक्स लीक हो जाएगा। दैट मींस नीचे से कितना फ्लक्स आपका जाएगा? इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल कितना होता है? टोटल आपके पास क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स होता है एक पॉइंट चार्ज की वजह से, जो कि एनक्लोज्ड होगा। उस एनक्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स जाएगा ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और जब आप यहां पे फ्लैट सरफेस पे चार्ज को रखते हो, आपको पहले ही पता है कि नीचे से कितना फ्लक्स जाता है, हाफ ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ऊपर इन 3 साइड्स के थ्रू कितना फ्लक्स जाएगा? मैं बोल सकता हूं कि जो फ्लक्स आपका यहां पर 3 इक्विलेटरल साइड्स के थ्रू जाएगा, इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर आप देख सकते हो कि ये तो 3 इक्विलेटरल साइड्स के थ्रू इतना फ्लक्स जाएगा, एक इक्विलेटरल साइड के थ्रू कितना फ्लक्स जाएगा? मैं बोल सकता हूं कि पिरामिड के एक सरफेस या एक फ्लैट सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप लिख सकते हो यहां पे 3 मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स थ्रू 1 फेस, क्योंकि आपके पास तो 3 इक्विलेटरल, आपके पास 3 इक्विलेटरल फेसेस है, सॉरी, ये आपके पास 3 इक्विलेटरल फेसेस है। अगर आपके 3 इक्विलेटरल फेसेस के थ्रू इतना फ्लक्स जा रहा है, एक इक्विलेटरल फेस के थ्रू कितना फ्लक्स जाएगा? तो आप बोल सकते हो इट इज 3 टाइम्स फ्लक्स थ्रू 1 फेस, वही आपका टोटल ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो दैट मींस आप इसको इक्वेट कर सकते हो, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस एक फेस के थ्रू फ्लक्स थ्रू 1 फेस, it will be equal to 1/6 times q by epsilon naught, which is equal to q divided by 6 times epsilon naught। ये आपका आंसर है। अब यूजुअली क्या होता है कि पिरामिड के केसेस में, यहां पर तो मैंने एक पिरामिड लिया जिसके आप देख सकते हो कि 3 इक्विलेटरल फेसेस है। तो आप देखोगे प्रॉब्लम्स में क्या होगा, वहां पे 4 इक्विलेटरल फेसेस होंगे, वहां पे 5 इक्विलेटरल फेसेस होंगे। तो अकॉर्डिंगली यहां पर 4 भी आ सकता है, यहां 5 भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि पिरामिड कौन सा देकर है आपको। सिंगेज बुक पे मैंने ये प्रॉब्लम देखा हुआ है, वहां पर आप देखोगे कि वहां पर 4 इक्विलेटरल फेसेस देकर होंगे। आप चेक कर लेना सिंगेज बुक जिनके पास भी है, तो वहां पर एग्जैक्टली उस बुक में क्या है कि उसमें एक इक्विलेटरल सॉरी उसमें एक पिरामिड दिया हुआ है, उसमें 4 सिंपली वहां पर इक्विलेटरल फेसेस है। तो अगर उसमें 4 इक्विलेटरल फेसेस है तो अगेन प्रॉब्लम को ऐसे ही टैकल करोगे, बट वहां पर आपको सिर्फ ख्याल ये रखना है कि इस 3 फैक्टर की जगह पर फिर 4 फैक्टर आएगा, क्योंकि जितना भी आपका ये हाफ ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स ऊपर से जा रहा होगा ना, वो उन 4 सरफेसेस के थ्रू जा रहा होगा, 4 इक्विलेटरल फेसेस के थ्रू जा रहा होगा। तो आपको तो पता है कि 4 इक्विलेटरल फेसेस के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना जा रहा होगा, हाफ ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप एक फेस के थ्रू निकाल सकते हो ना, बिकॉज सिमेट्री है। तो एग्जैक्टली वहां पर अगर सिमेट्री है तो हर एक फेस के थ्रू आप फ्लक्स निकाल सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना काफी है, बाकी नेक्स्ट टाइम और कुछ इलस्ट्रेशंस देखेंगे। टेक केयर।